हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज हम करेंगे 15 to 17 में इस वीकेंड वाले ऑलिव बोर्ड लाइव के मैथ्स के सॉल्यूशंस। ठीक है, मैंने सोचा था ये वाला मॉक मैं लाइव अटेम्प्ट करते भी रिकॉर्ड कर लूँगी आज, और कर भी लिया था। और लास्ट में पता नहीं वो ऑलिव का अलग से टैब में फुल स्क्रीन होता है ना, तो सोचा कि मार्क्स देखने के लिए उसको एस्केप करूँ, और एस्केप करके सारी रिकॉर्डिंग वेस्ट हो गई थी, तो वो नहीं हो पाया। बट एनी हाउ नेक्स्ट वीकेंड वाला मॉक मैं दोनों तरीके से दूँगी, इस तरह से मैथ्स पढ़ाने वाला भी और अटेम्प्टिंग जो मेरा तरीका होगा ना वो दिखाने के लिए। जब मैं अटेम्प्ट करूँगी तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लूँगी। अब मुझे स्क्रीन पर अटेम्प्ट करना आ चुका है। ठीक है, मैंने टेक्स्ट बुक का भी एक बार किया था, एंड आई ट्राई लाइव अटेम्प्टिंग वाले भी रहें साथ में, मिक्स रहेगा लाइव अटेम्प्टिंग वाले भी और ये वाले भी, हर तरह के मॉक्स आया करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा सबसे पहले तो अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ क्या बोलते हैं, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नहीं किया है तो दूसरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, आपको वहाँ पे मैथ्स की स्ट्रैटेजी मिलेगी, आपको वहाँ पे जीएस की स्ट्रैटेजी मिलेगी, आपको वहाँ पे इंग्लिश की तो मैंने बनाई ही नहीं, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। रीजनिंग 90 ऑफ 90 आए थे मेरे इस बार मेंस में, तो उसकी मैंने स्ट्रैटेजी पूरी बना के डाली हुई है, वो मिल जाएगी आपको। उसके अलावा मेरी एक पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट है, मतलब बेसिकली जितनी भी प्लेलिस्ट है, चाहे वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट की हो, चाहे वो मेरी टॉपिक वाइज मैथ्स के रिवीजन की हो, जो छोटी छोटी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं 20 मिनट्स की। पुरानी कुछ टॉपिक में रिक्वायर्ड है तो 40 के, किसी में 7 मिनट की भी है, डिपेंडिंग ऑन जो टॉपिक उठाया वो पूरा टॉपिक एक वीडियो में रिवाइज करवाया। उसका नाम मैं यही रखा है, 1 टॉपिक 1 वीडियो सीरीज़। ठीक है, उसके अलावा मेरे जो पीवाई की प्रैक्टिस सेट्स है वो एटसेट्रा लाइव मॉक और लाइव सॉल्विंग ऑफ मॉक ऑन द स्क्रीन, एवरीथिंग यू विल गेट क्या बोलते हैं लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो प्लीज़ चेक दैट आउट। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहते हैं कि फ्रॉम अ वुडन सिलेंडर, देखो मैंने मतलब जैसे ही क्वेश्चन देखा मुझे पता 3 लाइन का मेंसुरेशन है, कट वर्ड दिख गया, तो मैंने बोला मैं इसको फर्स्ट राउंड में नहीं करूँगी, मैं इसको कब करूँगी, सेकंड राउंड में करूँगी। ठीक है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। क्वेश्चन में कहते हैं कि एक साथ बेस हम, लेकिन अब मैं तो समझा रही हूँ ना, तो मैं तो अभी करके दिखा देती हूँ। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट 14 है, उसमें से कोन को जो है कट किया। हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ कोन आर हाफ ऑफ हाइट एंड हाफ ऑफ बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दे दे उसने कि जो हमारा कोन है उसकी हाइट और रेडियस जो है हाफ है। फिर वो कहते हैं कि वुड वेस्टेड इन द प्रोसेस, यानी कि मैंने बोला अगर मैं कोन बाय सिलेंडर निकाल दूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, मान लो सिलेंडर की वॉल्यूम थी 5, मैंने 2 वॉल्यूम का उसमें से कोन निकाल दिया, तो 3 क्या हो गया, वेस्ट हो गया। करेक्ट, यही चाहिए हमारे को। तो यानी कि मैं वेस्ट निकालने की बजाय, वेस्ट में तो हमको माइनस करना पड़ेगा ना, तो मैं माइनस तो बाद में करूँगी, तो मैं डायरेक्टली क्या निकाल देती हूँ, कोन बाय सिलेंडर निकाल देती हूँ। पाई तो दोनों में आएगा तो मैं लिखूँगी, ये कितना हो जाएगा 1/3। इसका रेडियस कितना है, हाफ r²h, हाइट भी इसकी कितनी है, हाफ। इसका कितना है 1/3, तो होता है नहीं इसके अंदर तो, और पाई को हम लिख नहीं रहे। इसका रेडियस कितना है 1, इसकी हाइट कितनी है 1, तो ये टोटल कितना बन गया 8 3 24, 1/24। अब क्या मैं इसको 1/24 को 100/24 करूँ, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अप्रॉक्सीमेटली ये 1/25 के पास है। 1/25 का मतलब क्या होता है, मेरे पास 4%, यानी कि कोन कितना था, सिर्फ 4% निकाला, तो बाकी का वुड वेस्ट कितना हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 96%। और क्योंकि ये 24 की जगह 25 की जगह 24 था, तो 96% से हल्का सा कम आया होगा, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा इसके अंदर 95.83%। ऑलराइट, आप इसको अब 23/24 करके और फिर 100 करते, 2300/24 करते, कोई सेंस ही नहीं है उसकी। इसके आसपास का देखो कहाँ है, कम से कम 5 पॉइंट का डिफरेंस है, 90, 95, 88, 78। ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस है ना, तो हम इसको थोड़े से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन एज का है, और एज के क्वेश्चन में हमें बताते हैं कि अगर जो डिफरेंस ऑफ एजेस है ना वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। कोई आपसे आज 7 साल बड़ा है तो 10 साल पहले भी आपसे 7 साल बड़ा था, और 10 साल बाद भी आपसे 7 साल बड़ा होगा। करेक्ट, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिफरेंस सेम बनाते हैं। जैसे ही मैंने देखा प्रेजेंट एजेस ऑफ गरिमा एंड सुमन इज़ 5:4, और 5 साल के बाद उनकी एजेस की रेशो कितनी हो जाएगी 6:5। यहाँ भी 1 यूनिट का डिफरेंस, यहाँ भी, तो मुझे यूनिट्स सेम बनाने ही नहीं पड़ेंगे, तो मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओरली हो सकता है। और फर्स्ट राउंड में तो इसको हम कर ही रहे, सिंपल है। तो क्या हुआ, गरिमा और सुमन कितना था, 5 4 और 6 5, कितने 5 साल बाद, यानी 1 यूनिट की वैल्यू थी 5 ईयर्स। अब अगर दानव इज़ 8 ईयर्स यंगर टू गरिमा, तो अब मैंने देखो ऐसे कर दिया, हम लिखते क्या, प्रेजेंट, हम प्रेजेंट वर्ड को प्रेजेंट नहीं लिखेंगे, हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको 0 लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या था मेरे पास, गरिमा है, सुनव है, और अब उसने दानव दे दिया सुमन। तो क्या बोले उसने, 5 ईयर्स, रेशो ऑफ द एजेस विल बी 6:5, और 1 यूनिट की वैल्यू थी 5, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी थी 25, इसकी वैल्यू थी 20। दानव इज़ 8 ईयर्स यंगर टू गरिमा, तो ये कितना था 17। अब वो क्या बोल रहे हैं, एज ऑफ दानव इज़ व्हाट ऑफ परसेंट ऑफ द एज ऑफ सुनव, तो 17/20 का कितना परसेंट होता है, 17/20 सबको पता है कितना होता है, 85%। करेक्ट, ईजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये देखो,
इफ़ इन अ ट्राइंगल दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग। ठीक है, जिसको आता है वो ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में 100% करेगा, जिसको नहीं आता हो सकता है उससे सेकंड राउंड में भी ना हो, अगर याद आ गया तो हो जाएगा, और जिसको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज ही नहीं होगा तो उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, साइन रूल लग रहा है। साइन रूल क्या कहते हैं, मेरा साइन रूल कहते हैं ए बाय साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाय साइन सी इज इक्वल्स टू कितना होता है मेरे पास 2r, वेयर r इज माई सर्कम रेडियस। करेक्ट, ये होता है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा सर्कम रेडियस की अगर बात कर रहे हैं तो यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं। चलो, सर्कम रेडियस का अपने पास क्या होता है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया। ये क्या होता है हमारा सर्कम रेडियस निकालने का तरीका। या फिर मैं बोल सकती हूँ मेरा एरिया क्या होता है किसी ट्राइंगल का, ए बी सी यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू सर्कम रेडियस। ये तो वैसे सबको पता होना चाहिए, बट नहीं पता इनकेस मैं बता देती हूँ। हम कैसे बोलते हैं, अगर ये ए बी सी ट्राइंगल है तो इस वाले एंगल का साइन ए हम देखते हैं, और ये इसकी ऑपोजिट साइड होती है। बी और सी के बीच में ए और सी के बीच में बी, और ए और बी के बीच में होता है सी। ठीक है, इस तरह से मेरा ट्राइंगल होते हैं। साइन रूल हो गया मेरा, ये हमने सर्कम रेडियस रिवाइज कर लिया और एरिया का रिलेशन रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना, साइन रूल, लेकिन इसने साइन ए बाय ए दिया, उल्टा दिया है, तो यानी कि ये भी क्या होगा, इसका मतलब 1/2r होगा इज इक्वल्स टू 1/10। तो ये कितना हो गया 5। तो मेरा जो सर्कम रेडियस था कैपिटल आर, उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आनी थी 5। ओरली करने का क्वेश्चन था, लेकिन उसके लिए आपको साइन रूल रिवाइज होना चाहिए था। ठीक है, अब साइन रूल रिवाइज किया तो कॉस रूल भी रिवाइज कर ले। कॉस रूल क्या कहते हैं, कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या, जो ये वाला ट्राइंगल था ये हमारा स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है। ठीक है, एंगल ए के ऑपोजिट ए साइड होती है, बी के ऑपोजिट बी साइड। ठीक है, इस तरह से कॉस ए मेरे पास क्या कहते हैं, कैसे लिखना है इसको, याद कैसे रखना है, वही तरीका। देखो देखो, ए एंगल की बात करें ना, ए के ऑपोजिट ए है तो उसको भी छोड़ो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखो और ए को माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय 2bc लिख दो, क्योंकि इसमें क्या होगा, ए कौन से एंगल के बीच में है, ए एंगल जो है बी और सी साइड के बीच में होता है, राइट। इसी तरह से अब क्या लिखोगे, कॉस बी, तो अब बी नेगेटिव का आएगा, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। अब क्या लिखेंगे, कॉस सी लिखेंगे, वो भी ऐसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2ab। हो गया सबको रिवाइज। ठीक है, अब ये देखो 2 क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो वहाँ पे सॉल्यूशन डालोगे, और अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो यहाँ पे चैनल पे कमेंट करके या तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और ग्रुप में चैनल में जहाँ मन करे आपका कमेंट सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे अपने जो है आंसर्स इसके कमेंट करके डालना। ठीक है, ग्रुप में हो तो सॉल्यूशन पोस्ट ही कर देना फ़ोटो लेके, नहीं तो सिर्फ यहीं पे कमेंट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेन का है, स्पीड का है, हम फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कहते हैं, 280 मीटर की है, वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है इतनी देर में। ठीक है, मेरे को यहीं पढ़ के पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, स्पीड मिसिंग है एक तो उसकी, और एक प्लेटफॉर्म की लेंथ मिसिंग है। इफ़ इट क्रॉसेज अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 35 सेकंड्स, ये मुझे क्या पता चल गई, उसकी स्पीड पता चल गई, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है, मान लो x है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है उसका 60 + 20 80 इज इक्वल्स टू स्पीड, और उसकी स्पीड कितनी है 280 डिवाइडेड बाय 35। करेक्ट, कितना हो जाएगा ये 35 8 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 640 माइनस 280 इज इक्वल्स टू 360। क्लियर है सबको, इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कहते हैं 3 jars ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। एक तो मैंने जैसे ही देखा कि ये 3 लाइन का क्वेश्चन है तो क्या मैं इसको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करूँगी, मैं नहीं प्रेफर करूँगी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना। ठीक है, अगर मान लो मैंने फिर भी सोचा चलो फर्स्ट राउंड में कि पढ़ के देख लेते हैं, मिक्सचर के क्वेश्चन तो यूजुअली ईजी होंगे, तो फिर जैसे देखा 1:4 5:2 3:1, तो जैसे ही मुझे दिखा है 4 और 1 5 है, 5 और 2 7 है, 3 और 1 4 है, मतलब तीनों है तो इक्वल कैपेसिटी के, लेकिन अभी बिल्कुल डिफरेंटली 3 चीज़ें दी हुई है। मतलब क्या दिया, 5 7 और 4 दिया हुआ है, तो जब इनको इक्वल बनाना पड़ेगा तो 5 को 28 से, 7 को 20 से, तो यानी कि अच्छी वाली कैलकुलेशन होगी, तो इसको मैं फर्स्ट राउंड में कभी भी अटेम्प्ट नहीं करूँगी। ठीक है, बट हम यहाँ पे नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो हम तो अटेम्प्ट करके देखते हैं। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, एक तो तरीका देखो यही है जो मैंने भी बताया इक्वल करने वाला, दूसरा मेरा जो इजी तरीका है मुझे ये लगता है 1/3 लिखा मैंने फर्स्ट वाले में, हम किसकी देख रहे हैं, ए की क्या वैल्यू है 1/5, सेकंड वाले में कितना है 5/7, तीसरे वाले में कितना है 3/4। तो अब मैं इसको निकालूंगी तो मेरी लिक्विड ए की क्या आ जाएगी, पूरी वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल, कितना हो जाएगा 7 4 से 28 इंटू 5 140 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 3 105। तो ये मेरे पास कितना आएगा 105 128 332, तो ये कितना आ गया 233 डिवाइडेड बाय 420। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब सबको लगेगा कि ठीक है चलो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे ईजी तरीका क्या है मेरे इसको सॉल्व करने का, 420 के आसपास होते हैं 210,
प्लस ये कितना है 23 डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास 420, ठीक है। ये कितना होगा मेरे पास 2, तो यानी कि हाफ बच गया, यानी हाफ क्या होता है मेरे पास 50%। जैसे ही मुझे दिखा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ ना, आपने क्या बोला 210 से 50% बना, प्लस कितना बचा 23/420, ठीक है। यहाँ जो कितना बचा 23/420, इसको भी किसके ऑलमोस्ट 21 के अराउंड अप्रॉक्सीमेट कर दूँ तो 1/20 हो जाएगा, यानी कि 55%। मैंने 21 माना था, 23 है, तो पॉइंट मतलब 2/420 जरा सा और होना चाहिए, किसके जरा सा कुछ और होना चाहिए 55 के। तो मेरा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन के अंदर 55.5%, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 144 डिवाइडेड बाई 12 कर दो इसको, प्लस 15 इंटू 2 कितना होता है 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 4 34, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, पता ही क्वेश्चन मैंने जब मॉक में अटैम्प्ट किया था, आई लिटरली अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन 3 टाइम्स, क्योंकि मैंने पहली 2 बार में क्या किया इसको बिना फिगर के बना के मतलब ओरली करने की कोशिश की, बट कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस इज अ बैड थिंग। मतलब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको बिल्कुल ओरली करने की कोशिश की, मेरा आंसर आया जो ऑप्शंस में नहीं था। दूसरे अटैम्प्ट में मैंने इसको लिखा तो सही, बट नंबर्स लिखे, फिर मेरा आंसर आया वो ऑप्शंस में नहीं था, फिर मैंने तीसरा प्रॉपर फिगर बना के किया, ठीक है। बट अब ये देखो 3 लाइन का क्वेश्चन है, तो मैं तो कहूँगी सेकंड राउंड में करो, फर्स्ट राउंड में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्या पता ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, तो हो सकता बाद में पता चला कि चलो उतना क्वेश्चन नहीं था डिफिकल्ट, फिगर बना के देखोगे तो, बट हो सकता है ना डिफिकल्ट हो, तो हम 3 लाइन के क्वेश्चन को पहली बार में नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं वो ट्राइंगल है PQR, उसमें RM एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन वो बोलते हैं QN एक परपेंडिकुलर है जो कि मीट करती है B पे, तो यानी कि मुझे पता चल गया इसका मतलब B मेरा क्या होगा ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है, H जो हमारा होता है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BQR इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, एंड देन BRQ इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, दे मीट एट A, तो यानी मुझे पता चल गया A मेरा क्या है इन सेंटर है, किसका इन सेंटर है ऑफ ट्राइंगल BQR, करेक्ट। अब उसने क्या बोला मेरे को कि जो एंगल A वाला है 164 है, ठीक है, ये कितना बोला था उसने मेरे पास 164 है, तो जो मेरे पास एंगल है इक्वल टू 164 है, ये एक्चुअली मेरे पास क्या आना चाहिए 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल B आना चाहिए, जो हमारा इन सेंटर वाला रूल होता है, वैसे सबको पता होगा, नहीं पता तो अभी इस क्वेश्चन के बाद रिवाइज करेंगे, राइट। तो इससे मेरे पास B क्या आ जाएगा 74 का डबल कितना हो जाएगा 148। अगर ये मेरा 148 है तो हमें पता होना चाहिए हमेशा कि ये मेरा एंगल P जो है मेरे पास क्या आएगा 180 माइनस 148 इज इक्वल्स टू 32 डिग्री, विच वॉज माई आंसर, करेक्ट। अगर इसके लिए नहीं भी पता डायरेक्टली तो देखो ये तो 90 हो गया, ये तो 90 हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल के 180 तो यहीं से कवर हो गए, तो दिस प्लस दिस 180 आना चाहिए, ये 148 है तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। अब हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे कुछ इसके अंदर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले इन सेंटर वाला रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हमारा इन सेंटर वाला रिजल्ट, कि ये एक मेरा ट्राइंगल होता है, ठीक है, यूजुअली हम इसको ABC लिख देते हैं ना, तो हम कहते हैं अगर इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मीट करते हैं I पे, ठीक है, I मेरा क्या है वी हैव टू मेंशन दैट इट इज़ इन सेंटर, ठीक है। अगर ये I पे मीट करते हैं तो ये जो मेरा एंगल होता है एंगल I दैट इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट ये वाला जो मेरा एंगल I होता है दिस इज ऑब्ट्यूज, ठीक है, 90 माइनस ना हो इसलिए आप ऑब्ट्यूज वर्ड याद रखो कि 90 प्लस और प्लस क्या होगा ऊपर के A का हाफ हो जाता है, ठीक है। सेकंड अपने पास एक चीज़ होती है एक्स सेंटर, पढ़ा है सब ने, है ना, क्या होता है एक्स सेंटर, यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दो, इसके एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, इसके एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, ये कहाँ पे मिलते हैं, मान लो ई मेरा क्या है एक्स सेंटर, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है बी है, और ये मेरा क्या है सी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है उल्टा है 90 माइनस हाफ ऑफ ए, ठीक है, और क्या है ये एंगल ई की बात कर रहे हैं, जो एक्स सेंटर पे एंगल होता है वो क्या होता है 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है, ठीक है। इन सेंटर हो गया, एक्स सेंटर हो गया। थर्ड हमारे पास क्या होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में मैंने क्या बोला, ये मेरा ट्राइंगल है ए, ये बी है, ये सी है, और मान लो ये मेरे पास यहाँ पे इसका क्या है एच, क्या है ऑर्थो सेंटर, तो मैं कहती हूँ जो मेरा एंगल एच होता है, ठीक है, बताया था ना ये 90 हो जाता है हमारे पास, ये 90 हो जाता है, तो ये डायरेक्टली किससे हो जाता है 180 माइनस एंगल ए हो जाता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर केस में क्या होता है 180 माइनस एंगल है, ठीक है। क्या रह गया हमारे पास सरकम सेंटर, राइट, सरकम सेंटर, ठीक है। सरकम सेंटर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जी से सॉरी एस से कर सकते हो, ओ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, और ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर ओ आ गया, ठीक है। इसके अंदर बहुत सिंपल होता है, जो मेरा एंगल ओ होता है वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ एंगल ए होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये मेरा क्या होता है
2 थीटा होता है। आई होप सबको सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, दिखने में भी ईजी लग रहा है। क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड में करेंगे। क्या बोल रहे हो, मुस्कान है, नीति है, उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 12/11 ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ नीतू। नीतू की कितनी है, मान लो 11, तो इसकी कितनी हो जाएगी 12। वो तो प्रॉफिट ऑफ नीतू, प्रॉफिट कितना है, वो कहते हैं 25% ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मुस्कान। तो मुस्कान का अगर 4 है तो नीतू का कितना है, 1 है। अब वो क्या बोल रहे, टाइम की बात करें, एक का बता दिया, एक का मिसिंग है। क्या होता है टाइम के लिए हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो टाइम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/11। तो यानी कि 11:3 रेशो हो जाएगी। मुस्कान के लिए कह रहे 22 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 11 इंटू 2 हो रहा है। 3 के लिए क्या करेंगे, इंटू 2 यानी कि 6 मंथ्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। ये तो क्या है, ओरली देख के होना चाहिए। तो 3 × 3, 5 × 3, 7 × 3। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ जो ध्यान रखा करो, वो कई बार ऐसे दे देता है। ठीक है, तो इस केस में तो आपको क्या लगेगा 7, 21, 1/3, लेकिन एक्चुअली में क्या निकलेंगी, पैरेलल निकल जाएंगे। क्यों, 3/9 इक्वल टू 5/15 इज़ नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ही -7 हो जाएगा ना जब इधर जाएगा। तो ये ध्यान रखा करो, जो कांस्टेंट है वो उसने इधर दिया इक्वल टू किया, इधर दिया, फिर साइंस को चेक किया होगा। ठीक है, इस केस में तो दोनों इधर थे तो 7/21, यानी कि सारे के सारे क्या बन गए, इक्वल हो गए। इक्वल सारे होते तो कैसे लाइन्स होते हैं, कोइंसिडेंट, और क्या होते हैं इनके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना मेरी 1 टॉपिक 1 वीडियो वाली रिवीजन चल रही है, तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का टॉपिक करवाया, देख लो कितनी 7 मिनट की वीडियो है, और ये यूनिक इंटरसेक्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, तो जाके देख लेना। ठीक है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 7 cos माइनस सीकेंड मतलब 1/cos इज इक्वल्स टू 4√3 cos। बस ये डॉट के बाद cos को यूज़ करना भूल मत जाना। मैंने जब ये क्वेश्चन किया था मैंने फर्स्ट गो में cos को लिखना भूल गई थी। ठीक है, बट आप ये गलती मत करना। क्या होगा, 7 cos² माइनस इधर को इधर कर दूँ, कितना हो जाएगा, 4√3 cos² इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4√3 इंटू cos² इज इक्वल्स टू 1। तो cos² की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाई दिस। जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो 7 का 49, 4√3 का मतलब स्क्वायर 48, तो यानी कि डायरेक्टली क्या बच जाएगा, 7 + 4√3, क्योंकि डिनोमिनेटर तो क्या हो गया, 1 हो गया। निकालने को क्या बोल रहे हैं, -7, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 4√3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहते हैं, 3 नंबर्स है 7, 5 और 4 की रेशो में, उन 3 नंबर्स का एलसीएम कितना गिवन अपने को, 2100। तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 × 4 × x इज इक्वल्स टू 2100। ठीक है, कितना हुआ, 7 से काटती हूँ, चलो 300, 5, 60, 4, 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15। ठीक है, तो ये क्या है, इनका HCF है ना, क्योंकि इनके सब में कॉमन क्या है, मेरे पास 15 है। 7, 5, 4 में सबसे बड़ा कॉमन चीज़ क्या है, मेरे पास 15, तो मेरा HCF क्या आएगा, 15। क्वेश्चन, ये क्यों स्पेस छोड़ा था मैंने, आई डोंट नो क्यों छोड़ा, चलो अब छोड़ा है तो HCF LCM का एक छोटा सा पॉइंट रिवाइज करते हैं। HCF इंटू LCM क्या होता है अपने पास, N1 × N2, यानी अगर हम 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं तो उन 2 नंबर्स का HCF इंटू उन 2 नंबर्स का LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स। और क्या होता है, अगर मैं बोलूँ N1 N2 2 नंबर्स हैं, उनका HCF है H, तो मेरे नंबर्स एक्चुअली में क्या हों, नहीं अरे मतलब हाँ ठीक है, मतलब 2 नंबर्स हैं, उनका HCF H है, तो उन नंबर्स को हम कैसे एज्यूम करते हैं, HAHB करके एज्यूम करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहते हो, एवरेज वेट ऑफ A एंड B इज दिस, एवरेज वेट ऑफ A एंड C इज दिस। एवरेज वेट ऑफ A इज, ओहो क्या आना था यहाँ पे, 24 आना था, ये सॉरी हाइड हो गया ना, यहाँ पे 24 है। ठीक है, इस 24 kg मोर देन वेट ऑफ C, देन व्हाट विल बी दी वेट ऑफ B। ठीक है, क्या बोल रहा है, A + B का वेट कितना है, कितना हो जाएगा, ये 156 हो जाएगा। देन बोल रहा है A और C का एवरेज वेट कितना है, 64, तो A + C कितना हो जाएगा आपके पास, 128। अब देखो यहाँ से, अब पेपर में कई बार जल्दबाजी में सिली मिस्टेक हो जाती है, तो इसको ध्यान से लिख लेना। वेट ऑफ A इज़ 24 kg मोर देन C। अब देखो, अब आप A को रिप्लेस करो या C को, ये देखो आपको क्या चाहिए, B का वेट। B का वेट कब आएगा, जब A को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो यानी कि यहाँ पे C को हटाना है। गलती से A को 24 + C मत लिख देना, C को A - 24 लिखो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A + A - 24 इज इक्वल्स टू 120। अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो 2A का A बन जाएगा, इसका 12 बन जाएगा, इसका 64 बन जाएगा। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास 76। अगर A की वैल्यू 76 है तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 156 में 76 गया 80, तो आंसर क्या आएगा मेरा 80 kg, ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू 13th क्वेश्चन। कहते हैं साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 15, 112, 113। अगर किसी को नहीं पता कि राइट एंगल ट्राइंगल है, पहली बात तो पता होनी चाहिए सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, और ये आता है इंपॉर्टेंट वालों में। ठीक है,
नहीं पता तो हम क्या करते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट साइड है, मतलब मैंने मान लो लिख दिया ABC, ठीक है, जब ABC इस तरह से कि सबसे बड़ी साइड A है, तो हमेशा A² माइनस B² चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि माइनस चेक करना आसान होता है रादर देन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये चेक करोगे ना इनका माइनस, तो कितना होगा 113 प्लस 112 A² A+B इंटू A-B, तो ये कितना होता है 225, जिसका रूट 15, तो यानी कि मुझे पता चल गया कि हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में निकालने को क्या बोल रहे हैं, छोटा r इन रेडियस। कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल लिख दिया तो चलो जो भी का, जो मेरे पास इन रेडियस होता है वो r, हमारे पास क्या होता है सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज। सेमी पेरीमीटर यहाँ पे कितना होगा 113 और 112 225, 225 में 15 और 240, इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 120 माइनस हाइपोटेन्यूज कितना था 113, तो यानी कि इसका इन रेडियस कितना आना था मेरे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके वी हैव स्पेस, तो वी विल रिवाइज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो मेरे पास इन रेडियस होता है वो क्या होता है S माइनस H, या फिर आप इसको और कैसे लिख सकते हो आप P प्लस B माइनस H डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हो। और क्या देख सकते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल में जो मेरे पास R होता है ये किसके इक्वल होता है, मेरा मीडियन के भी इक्वल होता है, ठीक है, और ये क्या होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। हम ऐसे कहते हैं कि ये क्या है मेरे पास ABC, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है कैपिटल R है, तो ये और ये तीनों मेरे पास क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, तो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और क्या रिवाइज कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है, ठीक है। ठीक है अभी इतना ही रखते हैं, या चलो एक काम करते हैं, इन रेडियस की बात हो रही है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इन रेडियस और सर्कम रेडियस, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है अपने पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एरिया क्या होता है अपने पास √3/4 A², ये क्या है मेरे पास एरिया, हाइट क्या होती है इसकी √3/2 A होती है। देन अपने पास क्या आता है इन रेडियस, जो हमारा होता है ये क्या होता है सर्कम रेडियस का हाफ होता है, या मैं बोलूँ कि जो सर्कम रेडियस होता है वो मेरा ट्वाइस ऑफ इन रेडियस होता है। अच्छा अब मेरे पास सर्कम रेडियस क्या होता है, इसको मैं बोल देती हूँ हाफ ऑफ हाइट भी बोल देती हूँ, कई बार क्या बोल देती हूँ हाफ ऑफ हाइट, सॉरी 1/3 ऑफ हाइट बोलती हूँ, तो लिखा तो मैंने 1/3 है। और ये क्या हो जाता है मेरे पास, देखो इसको कैसे करोगे √3/2 का 1/3 करो, ये क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी क्या बोल सकते हैं A डिवाइडेड बाई 2√3, ठीक है। इसको ऐसे इतने पार्ट को लिखते हैं, ये है हमारे पास काम की बात, ये काम की बात है, ये काम की बात है, ये काम की बात है। अब R = 2R है, तो इसका मतलब कैपिटल R को क्या लिख सकती हूँ मैं A डिवाइडेड बाई √3, 2 नीचे से क्या हो जाएगा हट जाएगा, ठीक है। आई थिंक काफ़ी कुछ हो गया रिवाइज, तो ठीक है ये क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का रिवाइज कर लिया, और ये इन जनरल इक्विलेटरल ट्राइंगल का रिवाइज कर लिया, ठीक है। इन जनरल क्या होता है अपने पास, अब स्पेस है तो बता ही देती हूँ R × S होता है, ठीक है। ये क्या होता है एनी रेगुलर पॉलीगन के लिए, ठीक है, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन हमारे पास क्या होता है एरिया = R × S होता है। S क्या होता है सेमी पेरीमीटर होता है, R क्या होता है इन रेडियस होता है, ठीक है। अच्छा और क्या होता है अपने पास, वो बताया था ना शायद, अब हाँ वो तो भी पिछले क्वेश्चन में बता दिया मैंने कि R = क्या होता है ABC/4 × एरिया होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलो, 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, 3 टाइम्स डायमीटर का मतलब 6R इज़ 36 मीटर लेस देन इट्स सर्कमफ्रेंस 2πr, ठीक है। 2 से ये कट गया 3, ये कित गया 18, तो 18 कितना आ जाएगा हमारे पास πr, पाई क्या होता है 22/7 -3, 22/7 में से 3 करोगे ओरली कर सकते हो, बहुत ईजी, 7 3 21 हो जाता है, 1/7 R बच जाएगा, तो R क्या हो जाएगा 8 7 जो 56 होता है, यूनिट डिजिट 6, या फिर डायरेक्टली पता ही होना चाहिए तो वैसे 126 होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, अब इसको बहुत ध्यान से करना, डिवाइड मल्टीप्लाई ऑफ सब दे दिए ब्रैकेट्स भी, तो ध्यान से लिखते हैं 60 डिवाइड बाई 15 इंटू, इसको क्या करोगे 243 इंटू 3 कितना हो जाएगा 729 डिवाइडेड बाई 18 इंटू क्या कर रहा है वो 3/2 कर रहे हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 27, ये कितना होता है 27, तो 60 डिवाइड बाई 15 कितना हो गया 4 इंटू 27 कितना हो जाएगा 108, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, 40 पीपल कैन मेक 60 टॉयज इन 8 आवर्स, 8 पीपल चले गए, हाउ मेनी टॉयज कैन बी मेड इन 12 आवर्स, क्या करेंगे MDH अपॉन वर्क = कांस्टेंट, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कितने मैन है 40 पीपल, आई मीन मैन नहीं सॉरी हाउ स्टीरियोटिपिकल, आई एम अ माई सेल्फ, ठीक है। 8 घंटों में 60 टॉयज बनाए, यहाँ पर कितना वर्क करना है X वर्क है, ठीक है। कितने पीपल हो गए, अब 8 पीपल चले गए, तो ये कितना हो गया, सॉरी मैंने लिख दिया था 8 आ गए, 8 पीपल चले गए, तो ये कितना आएगा अपने पास, ओहो
32 आएगा और कितने हो गए 12 आवर्स हो गए, राइट। तो 8 4 4 10 6 तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 72। तो कितने टॉयज बन जाएंगे 72। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक सॉलिड आयरन स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर नीडेड टू फॉर्म 3 स्मॉल स्फीयर्स हुज डायमीटर्स आर इन द रेशियो दिस। तो यानी कि क्या होगा 4/3 पाई 6 का क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना होगा 4/3 पाई सब में से कॉमन आएगा, क्या निकलेगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और साथ में क्या निकलेगा x का क्यूब, है ना, क्योंकि अगर डायमीटर की ये रेशो है तो r की भी यही रेशो होगी। तो मैंने मान लिया 3x 4x 5x, तो x क्यूब एक साथ बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब हमेशा किसके इक्वल होता है 6 क्यूब के इक्वल, तो डायरेक्टली कट जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है 27 प्लस 64 प्लस 125, तो ये और ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 1 है तो स्मॉलेस्ट मेरे पास क्या था 3 है रेडियस, वो कह रहे स्मॉलेस्ट की वॉल्यूम बता दो 4/3 पाई और इसकी कितना होगा सॉरी क्यूब है 27, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब, ये कितना हो जाएगा 9, तो मेरा आंसर क्या आएगा 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ठीक से टिक कर दूँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। कहते एक नंबर x इज सच दैट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा हम क्या करेंगे, इसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अरे ये तो चीज़ तो रह ही गई कई क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। बस ये गलती मत करना, यहाँ पे इसको रेडियस मत समझ लेना, क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है केयरफुली रीड करना है, ठीक है। ये भी फर्स्ट राउंड में हो सकता था, फर्स्ट राउंड में हो सकता था, ये फर्स्ट राउंड में हो सकता था, लेकिन जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैंने पहले भी बताई ये बात, मैं पर्सनली सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन कभी नहीं करती फर्स्ट राउंड में। मेरे को हमेशा डर लगता है कि मैंने एक भी ना डिवाइड प्लस माइनस इधर कर दिया, मेरी मेहनत ख़राब हो जाएगी और मेरे को दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन लास्ट में करती हूँ, मतलब सेकंड राउंड में, या फिर सेकंड राउंड में भी तब करती हूँ जब और भी मतलब क्वेश्चन बहुत टफ लगे। अगर बाकी क्वेश्चन डूएबल लगते हैं तो मैं बाकी भी कर लेती हूँ, उसको लिटरली सबसे लास्ट में करती हूँ, ठीक है। वैसे तो ईजी होते हैं, कुछ नहीं होता इसमें, तो आपकी चॉइस है आपकी स्टेज पर करें, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ इक्वेशन फॉलो करनी थी, फर्स्ट राउंड में कर सकते थे। देन ये भी फर्स्ट राउंड में कर सकते थे, जिसको पता, जिसको नहीं पता तो वो कंफ्यूज होता कि ये है नहीं है पक्का क्या है, ठीक है। ये भी फर्स्ट राउंड में कर सकते थे, कुछ नहीं है, कैलकुलेट बस कैलकुलेशन करनी थी, कैलकुलेटिव नहीं है, कैलकुलेशन करनी थी। फर्स्ट राउंड यस, फर्स्ट राउंड येस डेफिनेटली। हाँ, लेकिन अब इसमें ध्यान रखना, जैसे मान लो कॉस नहीं दिखा था और आपने यहाँ पे कॉस ना लगाया होता तो फिर तो आपकी क्वाड्रेटिक बन जाती, इसको सॉल्व करना पड़ता, तो फिर आप सोचते रहते क्या होगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होता। तो अगर वो नहीं हो रहा था ना उस मोमेंट में, तो उस मोमेंट पे क्वेश्चन को छोड़ देना था, ठीक है। फिर क्या होता है जब आप वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर दोबारा करते तो आपको दिखता है यार यहाँ पे तो कॉस भी लिखा हुआ है, फिर आपका क्वेश्चन झट से हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसीलिए कहते हैं कि जब क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दो, दोबारा आके क्या पता ना पता चल जाए कि क्या गलती कर रहे थे। ये फर्स्ट राउंड में करना था, 9th 8th क्वेश्चन भी फर्स्ट राउंड में करना था, यहाँ तक तो काउंट कर ही लिया था, मतलब बता दिया साथ साथ। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर किस पे 18 पे आ गए। हाँ, ये मैं क्या करती हूँ, इसको सेकंड राउंड में करेंगे, दिख रहा है मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ के देखना पड़ेगा करना क्या है। ऐसा नहीं है ना कि मतलब हज़ारों बार ऐसा क्वेश्चन कर रखा है हम लोगों ने, देखा मतलब पढ़ते पढ़ते में समझ आ रहा है और सॉल्व करते गए, वैसा क्वेश्चन नहीं है, एक बार पढ़ोगे फिर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहते हैं, एक नंबर एक्स सच दैट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एंड m इज इक्वल्स टू n प्लस एक्स। अब देखो फर्स्ट गो में क्या आएगा, जैसे आपको लगेगा ना कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको होगा ये होता है यार, तो पक्का मेरा x तो यही होगा, 1 × 2 × 3 का प्रोडक्ट x 6 होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं m इज इक्वल्स टू n प्लस एक्स एंड m इज इक्वल्स टू n प्लस एक्स। अब मैंने जब ये देखा तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि x तो मैंने क्या कर दिया 6 बोल दिया, अब 6 किसका प्रोडक्ट आ रहा है n प्लस एक्स का आ रहा है, जो यहाँ पे 3 2 और 1 से नहीं बन रहा कॉम्बिनेशन, राइट है ना, क्योंकि mn तो मतलब नहीं पता ना मुझे एम एन कहाँ से आ रहे हैं, एम एन ये थोड़ी कि तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में, ये तो नहीं पता हमारे को, तो एम इज इक्वल्स टू n प्लस एक्स कुछ है, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, जब मैंने लेट किया तो जैसे ही मुझे दिखा ना कि यहाँ पर ऐसी कुछ बात ही नहीं हो रही, तो मेरा लेट किए का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट वेस्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से करती हूँ। क्या बोल रहा है वो, m इज इक्वल्स टू n प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ, उसने बोला कि x इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। जो भी कोई नंबर 3 इंटीजर्स के प्रोडक्ट से बन रहे हैं तो 3 में से कोई ना कोई मिनिमम से मिनिमम, या तो ये और ये इवन होगा, तो मिनिमम से मिनिमम एक इवन तो आना ही है। तो यानी कि पक्का जो मेरा x था, कहाँ है प्रोडक्ट x है, तो ये क्या है मेरा इवन है। अब उसने क्या बोल दिया, n इज़ एन ऑड नंबर, n वो कह रहा है ऑड है, तो क्वेश्चन बस इतना सा था। क्या बोल रहे हैं m क्या होगा, तो m को क्या है, या तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो सकते हैं, नहीं हमारे को तो सिंपल सी बात पता है, क्या पता है हमारे को, अगले पेज पे लिखूँ स्पेस नहीं है, हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर को इवन नंबर में ऐड करते हैं तो अपने को क्या मिलता है इवन,
ऑड नंबर को ऑड में ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, इवन मिलता है। इवन नंबर को ऑड में ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। यानी आपको पता है जब आपको इवन चाहिए तो या तो इवन प्लस इवन होगा या फिर ऑड प्लस ऑड होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ऑड प्लस इवन। ऑड प्लस इवन क्या होता है मेरे पास, ऑड, तो यानी एम की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ऑड होगी। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है फर्स्ट ट्राई में आपको भी, अगर नहीं किया तो अलग बात है, अगर आपने ऐसे ही किया, बट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जैसे ही पहली लाइन दिखी और आपने बहुत एक्साइटमेंट सोचा, वाओ ये तो मेरे को दिमाग में आ गया कौन से नंबर है 1 2 3, फिर आपको दिखाया यार ये क्या हो रहा है, एम इक्वल टू एन प्लस एक्स। तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सिर्फ इतना यूज़ था कि इससे मुझे ये पता चल रहा था कि एक्स इवन होगा। ठीक है, 1 2 3 लेके करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। एम एन 21 16 एन ओ, देखो अब इसमें एन एन कॉमन है और एन तो सेम है, तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, तो इजी क्वेश्चन हो गया। क्या बोल रहे हैं, एम प्लस 2 एन निकाल दो। अब जैसे ही मैंने देखा ना, देखो 2 में 53, एक में 51, एक में 52 है, तो मतलब पहला वाला अगर मैं निकाल दूँ तो अगर 53 भी आ गया तो भी सेकंड और मेरा अलग है, तो यानी कि क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा ना, पूरा टेंशन वाली बात नहीं है। तो कितना है अपने पास, m प्लस 2n, यानी कि 21 प्लस 2n कितना हो जाएगा, 32, यानी 53। तो ये गया। सेकंड वाले में क्या है मेरे पास, n प्लस 2 है, n कितना है मेरे पास 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास n प्लस 2o, ओहो 2o है 24 है, वही मैं कहूँ, कितना हो जाएगा 16 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 40। तो मेरा आंसर क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी 53 40 एंड 54। ठीक है, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको क्यों इजी था क्वेश्चन, ओरली भी हो ही सकता था वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्या ये ओरली हो सकता था, यस, फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन था। क्या है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 88%। ठीक है, पास होने के लिए उसको 88% चाहिए। एक बच्चे के 472 आए और वो 29% से फेल आ गया, यानी कि उसको कितने, एक्चुअली में उसको कितने परसेंट आए होंगे, 59% आए होंगे, तभी तो 29% से फेल हुआ ना। 59% किसकी वैल्यू है, 472 की, कितने पे जा रहा है, ये 8 पे जा रहा है, तो 100%, यानी कि एग्रीगेट मार्क्स कितने हुए, 800 हो गए। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं, अब देखो जैसे ही मेरे क्वेश्चन में 4 लाइन का क्वेश्चन, वो भी प्रॉफिट लॉस में, पक्का कुछ कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा, तो मैं इसको फर्स्ट राउंड में कभी भी नहीं करूँगी, मैं इसको सेकंड राउंड में करूँगी, या इनफैक्ट सबसे लास्ट में करूँगी। और जैसे ही मुझे ऊपर ये देखो ना 14 पर 5 रुपीज़, ऐसे क्वेश्चन में कई बार बहुत सिली मिस्टेक होने का चांस रहता है। 5/14 है, 14/5 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी हम करते हैं, क्या कह रहे हैं, अर्जुन ने n नंबर ऑफ नोटबुक्स परचेज की, एक तरीके की, मतलब एक टाइप की, एक्स टाइप की मान लो, 14 पर 5 रुपीज़ की, यानी कि जो 1 नोटबुक है उसका प्राइस, ये हमेशा ध्यान रखा करो, 5/14 है, 14/5 कैसे देखोगे, एक नोटबुक का प्राइस कितना हो, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, तो इसमें कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ नोटबुक्स, तो ये कितना हो जाएगा 5/14। दूसरी वाली का वो कहते हैं कितना है प्राइस, 10/20, यानी कि 1/2, और उसने क्या लिया, सेम नंबर में लिया, इक्वल लिया। जब हमारे पास कोई चीज़ सेम है, वेट सेम है, तो यानी कि मैं इसका ओवरऑल CP डायरेक्ट एवरेज से निकाल सकती हूँ, राइट। अब अगर उसने दोनों को मिक्स किया और सारी की सारी को बेचा 15/30 में, अब इसमें क्या हो रहा है 30/15 है, तो यानी SP ऑफ 1 मेरे पास कितना है, 2 रुपीज़ है, करेक्ट। अगर उसको टोटल 110 रुपीज़ का प्रॉफिट हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओवरऑल CP कितना आएगा मेरे पास, हाफ प्लस 15 कैसे लिखते हैं, 5/14, ये कितना है 7/14, 7 और 5 12, 12/14, और ऊपर नीचे 2 है, तो कितना हो जाएगा एक्चुअली में 6/14, या फिर इसको कितना लिख दूँ, 3/7 लिख दूँ। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, उसको 110 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, n कितनी नोटबुक्स बेची है उसने, n एक बार 2n इंटू प्रॉफिट क्या होता है मेरे पास, SP माइनस CP, SP माइनस कितना हो जाएगा 3/7, राइट। ये एक का SP है, ओहो सॉरी, ये एक का CP है, ये एक का SP, और ये इंटू नंबर ऑफ टोटल नोटबुक्स है, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 110 इज इक्वल्स टू 2n इंटू ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 3 11/7, कितना हो जाएगा 11 से कट गया 10, 2 5 इधर, तो मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई 35। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, सबको समझ आया। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया हो तो क्लियर कर देते हैं। मैंने क्या बोला 110 उसका टोटल प्रॉफिट था, वो क्या होगा 2n टोटल नोटबुक्स माइनस इंटू मैंने कितना किया SP ऑफ 1 माइनस CP ऑफ 1, ये मैंने कैसे निकाला था, एवरेज करके निकाला था। एवरेज क्यों किया नॉर्मली, बिकॉज सेम नंबर था। ठीक है, वेटेड एवरेज की नीड नहीं पड़ेगा क्योंकि वेट्स दोनों के इक्वल थे। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज दिस, वर्किंग टुगेदर दिस, फर्स्ट राउंड में कर सकती हैं, यस। क्या बोल रहे हैं वो 2:5 की एफिशिएंसी है, टोटल अगर दोनों साथ में काम करें तो 20 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया 20 × 7 हो गया। इन हाउ मेनी डेज विल द लेस एफिशिएंट अमॉन्ग द 2, लेस एफिशिएंट वाला कितना है 2, काम कितना करे वो इसका 2/5। ठीक है,
2 से 2 गया, 5 4 सर, आंसर क्या आएगा आपके पास? अरे यार ये क्यों लगा दिया, स्ट्राइक क्यों कर दिया, टिक करना था। 28 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलो। मैन ने 6,000 रुपये दिए अपने दोस्त को 12% SIP 4 साल के लिए, कितना होता है? 48%। फिर उसने क्या किया, 8,000 दिए एक फ्रेंड को 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए। देखो प्रिंसिपल अलग है, अगर प्रिंसिपल सेम होता तो इसके कितने परसेंट में वो निकालते, इसको परसेंट में निकालते, माइनस कर देते हैं ना। वो गेन और लॉस बोल रहे हैं, यहाँ से उसको कितना होगा, गेन हो रहा है किस पे? 6,000 रुपये का उसको कितना हो रहा है? 48% हो रहा है। भाई मैं क्यों नीचे 100 की लिख रही हूँ, ज़रूरत नहीं, ठीक है, समझ जाओ। ओहो हो, 48% कितना होता है? 0 2 0 जाएंगे और ये कितना हो जाएगा? 2880 है ना। क्या है प्लस 8,000, ये क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या है? प्लस में है। देन 8,000 का उसको क्या हो रहा है? अब देखो जैसे मुझे 5% दिखा ना, तो मुझे दिखा 21/20, जैसे मुझे 21/20 दिखा 3 साल दिखा, मुझे पता चल गया कितना होगा, 9261 डिवाइडेड बाई 8,000 होगा। लेकिन ये तो मेरा क्या होता है? अमाउंट होता है, तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट क्या होता है? 1261। ये ओवरऑल 8,000 और साथ में 3 साल देखते दिख जाना चाहिए 5% के साथ, बट वट एवर। लेकिन ये किसका है? माइनस का है, तो मेरा क्या होगा? 2880 माइनस 1261, ये मेरा क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट। लेकिन इसमें पूछे ना उसने गेन और लॉस, मान लो क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, 1619 का लॉस, 1619 का प्रॉफिट, तो इसमें इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 9 आगे वैसे जैसे मुझे 9 दिखा, मैं सॉल्व भी नहीं करूँगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1619। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहते हैं? 2 सर्कल्स हैं सेम रेडियस r सेंटीमीटर, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है, ये भी r है, ये भी क्या है? r है, ठीक है। इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर को XY पे। अब देखो, हाँ चलो एक चीज़ बता देती हूँ। अब देखो तुमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और तुमने फिगर बना दी मेरी तरह से, लेकिन मतलब मैंने तो इसलिए फिगर बना दी क्योंकि मेरे तो क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, पूरा अटेम्प्ट कर रखा है। बट मान लो तुम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तुमने फिगर बना दी और लास्ट में उसने बोल दिया कि सेंटर्स ऑफ, नहीं या ऐसे लिखा, मान लो यहाँ पे उसने बोल दिया, मतलब कई बार मैं जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, तुमने ये पढ़ेगा 8 सेंटीमीटर तक ये फिगर बना दी और वो यहाँ पे इस पॉइंट पे बोल देते हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट देयर सेंटर्स, तो फिर वो फिगर कैसी बनती है? फिर वो फिगर ऐसी बनती है, ये इसका सेंटर होता है, इसका सेंटर होता है, ये आर होता है, ये आर होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना है, ठीक है। मैंने तो पढ़ रखा था, तो मैंने आधे में बना दिया, नहीं बनाना चाहिए था मुझे ऐसे ही बताना चाहिए था जैसे आप लोग पेपर में करते हैं, बट ठीक है, बड़ा मैंने बता दिया क्या मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को XY पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये मेरे पास X है, मेरे पास Y है, वो कह रहे पूरा XY कितना है? 20 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये बहुत बार कर रखा है ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है, ये सारे के सारे ये ट्राइंगल, इधर वाला पार्ट आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? इसको पिंक से लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स 20 है, तो ये 10 हो जाएगा। ये मेरे पास R है, ये कितना हो जाएगा? मेरे पास 2√11 हो जाएगा। ये क्या है? मेरे पास हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो R² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 11 × 4 44, तो यानी कि R² की वैल्यू 144, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 12 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बट यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसका एक पेयर बना लेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर A क्या बन रहा है? A प्लस B, A माइनस B, तो A² कितना हो जाएगा? 5 + 2√6 माइनस √5, सॉरी -5, रूट क्यों बोल दिया मैंने, पिछली बार भी ऐसे ही कुछ हुआ था, मिस्टेक कर दी थी, बोल सही रही थी और लिख गलत दिया था, तो ये कितना हो जाएगा? 2√6, ठीक है। क्लियर है सबको? आज के में सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हुए हैं, तो उनको कर लेना सॉल्व अच्छे से, ठीक है। एंड जो भी एक्स्ट्रा बताया सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेना। एंड बता देती हूँ, चलो लिटिल बिट टीजर फॉर दोज हु वॉच द कंप्लीट वीडियो, शायद से मैं ऑल ओवर के GS के भी सोल्यूशन रिवाइज करवाऊँगी, बट मैं उनमें वही करवाऊँगी जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, ठीक है। एक तो फेस्टिवल्स वगैरह नहीं करवाऊँगी क्योंकि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसमें इतना रटना है वो नहीं करवाऊँगी, और वो नहीं करवाऊँगी, बायोलॉजी नहीं करवाऊँगी, वो तो मेरा खुद ही मतलब आई डोंट लाइक बायोलॉजी एट ऑल, तो दैट विल नॉट डू, ठीक है। दिस मच वी कैन डू, ओके। तो जिसने भी वीडियो यहाँ तक देखी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना अपना फीडबैक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।